हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों रीजनिंग जो है वो आप लोगों के नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 में जो है 10 मार्क्स की पूछी जाती है। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों इससे पहले भी जो है मैंने आप लोगों को रीजनिंग के 4 से 5 वीडियोस प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में यानी कि एक कोड लैंग्वेज में ब्रेक शब्द को लिखा जाता है 51342 से, ठीक उसी प्रकार काइट को लिखा जाता है 2793 से। तो आपको बताना है कि उसी कोड लैंग्वेज यानी कि सांकेतिक भाषा में जो है रिब वर्ड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रीजनिंग के चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग से बनते हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के आपको देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को जो है हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ब्रेक के लिए यूज़ किया गया है 51342। ठीक है, ठीक उसी प्रकार काइट जो कि 4 वर्ड का है उसके लिए यूज़ किया गया है 2793। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि रिब जो है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए अगर आप ब्रेक में देखेंगे तो आर के लिए यूज़ किया गया है 1 को। ठीक है, और उसी प्रकार अगर आप काइट में देखेंगे तो काइट के लिए देखेंगे तो आई के लिए यूज़ किया गया है 7 को। ठीक है, और ब्रेक में अगर आप देखेंगे तो बी के लिए जो यूज़ किया गया है वो 5 है। ठीक है, तो देखिए 175 से जो है वो लिखा जाएगा रिब को। तो देखिए आंसर नंबर 4 में आपको दिया गया है 175, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 175। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिया गया है कि नीचे दिए गए 5 संख्याओं में से 4 जो है वो किसी एक गुण या प्रॉपर्टी के आधार पर जो है वो समान है। ठीक है, लेकिन उनमें से जो एक है वो असंगत है। ठीक है, तो आपको जो है असंगत संख्या का चयन करना है, वो जो है किसी प्रकार से डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 91, 37, 62, 46 और 73। तो इसमें आपको बताना है कि असंगत संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए 9 + 1 अगर मैं करूं तो होता है 10। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ऑप्शन नंबर 2 देखिए 3 + 7 अगर मैं करूं तब भी मुझे 10 मिलता है। ठीक है, और अगर मैं 6 + 2 करूं तो मुझे 8 मिलता है। ठीक है, और आगे देखिए 4 + अगर 6 करूं तब भी मुझे 10 मिलता है, और 7 + 3 ऐड करूं तब भी मुझे 10 मिलता है। ठीक है, देखिए बाकी जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ करके उनको सभी को ऐड करने पर जो है 10 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 एक ऐसा है जिसमें 62 आपको दिया गया है, 6 + 2 को जोड़ने से जो है वो 8 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर असंगत हो जाएगा, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 62। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो है यदि इनटू का अर्थ हो डिवाइड, माइनस का अर्थ हो इनटू और डिवाइड का अर्थ हो प्लस और प्लस का अर्थ हो माइनस, तो दी गई समीकरण का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में सांकेतिक समीकरण में से पूछे जाते हैं। ठीक है, और रीजनिंग का ये एक चैप्टर बनता है, इसमें से जो है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दी गई इक्वेशन होती है उसमें हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो चिन्ह को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चिन्ह चेंज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद में आपको 3 दिया गया है और माइनस को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है इनटू। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा इनटू। फिर देखिए यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बीच में आएगा डिवाइड, और डिवाइड को बोला जा रहा है प्लस। ठीक है, तो +11 हो जाएगा। फिर देखिए आपके बोला गया इनटू, इनटू को बोला जा रहा है डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिख लूँगा,
और फिर बोला गया है प्लस, और जिसको प्लस में क्वेश्चन को बोला गया है माइनस, ठीक है, क्वेश्चन में जो है प्लस को बोला गया है माइनस, तो यहाँ -7 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बोर्डमास के रूल के हिसाब से चलते हैं और यहाँ पे जो है ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 15 × 3 हो जाएगा 45 + 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सेम टू सेम रह जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, 45 + 11 हो जाएगा 56, ठीक है, डिवाइड बाई 8 -7। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7 - 7 = 0, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया है 0, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किया है, हम इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन को लिखने के बाद में जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन चेंज करेंगे और उसके बाद में जो है बोर्डमास रूल के हिसाब से जो है इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को बोला गया है कि यदि काले को लाल, ठीक है, यानी काले रंग को जो है वो लाल कहा जाता है, लाल को सफ़ेद और सफ़ेद को भूरा, ठीक है, और भूरे को पीला कहा जाए और पीले को नीला और नीले को जो है हरा कहा जाए, तो दूध का जो रंग है वो क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए दूध का रंग क्या होता है, नेचुरली दूध का रंग होता है वाइट, ठीक है। सफ़ेद जो है वो दूध का रंग होता है, हम सभी जानते हैं ये चीज़, ठीक है। और क्वेश्चन में आप देखिए कि बोला जा रहा है कि सफ़ेद को जो है वो भूरा कहा जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये वर्ड देख लेना है कि देखिए दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है, और सफ़ेद को क्या कहा जाता है, तो देखिए सफ़ेद को कहा जाता है भूरा, ठीक है। तो दूध का रंग क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो दूध का रंग भूरा होगा और भूरा जो है आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। ब्राउन जो है दूध का कलर हो जाएगा और ब्राउन जो है आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को बोला गया है कि इसी एक खास कोड में, ठीक है, खास कोड में जो है फाइट को लिखा जाता है 39% @4, ठीक है, और टीयर्स को लिखा जाता है 458 कॉपीराइट H, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो है वो STAGE यानी कि स्टेज को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में जो है इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं और ये भी जो है आपके कोडिंग डिकोडिंग से ही बनता है, ठीक है। तो देखिए स्टेज को जो है हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो अगर आप टीयर्स में देखेंगे तो एस के लिए जो वो यूज़ किया गया है वो है H, ठीक है, एस के लिए जो है वो यूज़ किया गया है H, ठीक है, और टी के लिए यूज़ किया गया है फाइट में, आप देखिए फाइट में देखिए टी के लिए यूज़ किया गया है 4, ठीक है, और ए के लिए जो यूज़ किया गया है वो है 8, और जी के लिए जो यूज़ किया गया है फाइट में देखिए %, ठीक है, और ई के लिए जो यूज़ किया गया है आप टीयर्स में देख लीजिए 5 यूज़ किया गया है, ठीक है। तो देखिए तो स्टेज वर्ड को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, H 4 8% और 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो है आपको दिख रहा है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 H 4 8% 5, ठीक है। तो स्टेज को जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जिसमें आपको दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स में आपके बाएं से 8वां अक्षर, ठीक है, और उसके दाएं से 7वां अक्षर जो है वो कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए आपके बाएं से पूछा है, अल्फ़ाबेट में जो है आपके बाएं से 8वां अक्षर पूछा गया है, ठीक है, और 8 नंबर पे आता है H, ठीक है, 8 नंबर पे जो आता है H आता है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि 8वें अक्षर के दाएं से, ठीक है ना, अब देखिए इस अक्षर के ये हो जाएगा बाएं और ये हो जाएगा दाएं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है पूछा गया है दाएं से, ठीक है, तो इसके दाएं से जो है वो 7वां अक्षर कौन होगा ये आपको बताना है। तो 7वां अक्षर इसके दाएं से जो है आगे बढ़ेगी सीरीज, ठीक है, अल्फ़ाबेट जो आगे बढ़ेंगे, और H के बाद अगर 7वां अक्षर आप देखेंगे तो वो क्या आता है, वो आता है O, ठीक है, O आ जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा O। तो O जो है आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 O। एक बार फिर से समझिए, देखिए आपको बोला गया है कि अल्फ़ाबेट्स में आपके बाएं से, ठीक है, 8वां अक्षर जो मेरे बाएं होगा उसमें 8वां अक्षर जो होगा वो होगा H, ठीक है। अब बोला गया है कि जो H वर्ड आएगा उसके दाएं से, ठीक है,
उसका दायां ये हो जाएगा। तो इसके दाएं से जो है वो सातवां अक्षर कौन होगा, तो इसके सातवां अक्षर जो होगा वो होगा ओ। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जिसमें आपको बोला गया है कि अगर किसी घड़ी में 3:35 हो रहा हो तो उस घड़ी का जो है वो मिरर प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपसे जो है दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्लॉक चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, कभी कभार जो है आपके क्लॉक चैप्टर में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीडी और डीबी एग्जाम के लिए। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए हो जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, मिरर प्रतिबिंब जो है आपसे पूछा गया है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा 3:35 के लिए ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस टाइप से एक घड़ी बनाऊं और उसमें मैं आपको दिखाऊं कि 3:35 यहाँ पे हो रहा है, तो आपको बताना है कि ये जो मिरर लगा हुआ है उसके साइड में जो ये घड़ी बनेगी इसमें जो है वो किस साइड में घड़ी में कितना बजेगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपसे मिरर प्रतिबिंब पूछा जाए तो उसकी एक बहुत ही ईजी ट्रिक होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि 11:60 में से जो है हमें दिया हुआ जो समय होता है उसको घटा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं 11:60 में से जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ समय होता है उसको उसमें से घटा देते हैं। देखिए कैसे, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 11:60। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है कि 3:35 के लिए जो है आपको बताना है मिरर इमेज। ठीक है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये देखिए मैं यहाँ लिख लूँगा 3:35। ठीक है, हम हमेशा जो है 11:60 में से घटाते हैं, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए इसको आप घटाइए, तो इसको अगर आप घटाएंगे 60 में से 35 गया कितना बचा 25। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 11 में से 3 गया कितना बच गया 8। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8:25। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8:25। 3:35 का दर्पण प्रतिबिंब दिखेगा 8:25। क्या करते हैं हम हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 11:60 में से क्वेश्चंस में दिए गए समय को जो है वो घटा लेते हैं, जिससे कि हमारा आंसर आ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि 100 वर्षों में आने वाले कुल लीप वर्ष कितने होंगे। ठीक है, तो आपसे जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है लीप ईयर। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक सेंचुरी यानी कि एक शताब्दी जो होती है, ठीक है, एक सेंचुरी या फिर शताब्दी, उसमें जो है टोटल कितने लीप ईयर आते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए लीप ईयर का फंडा क्या होता है, लीप ईयर वो होता है जिसमें 4 का जो है वो पूरा भाग चला जाए। ठीक है, वो लीप ईयर होता है। ठीक है ना, तो देखिए आपको पूछा गया है 100 वर्षों में। ठीक है ना, 100 वर्षों में जो है कितने लीप ईयर आएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 4 का जो है पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो देखिए मैं 4 का भाग दूंगा 100 में, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा 25 मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि 100 वर्षों में जो है वो 25 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको 36 दिया गया है, 24 दिया गया है और 30 दिया गया है, जबकि आपको 25 जो है ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। और 100 सालों में जो है वो कितने लीप ईयर आएंगे, वो आएंगे 25। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को बोला गया है कि सीरीज़ को जो है आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, यानी कि श्रेणी को पूरा करना है। तो देखिए आपको श्रेणी दी गई है 34, 42, 52, 64 और उसके बाद में जो है आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो है कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी सीरीज़ चल रही है। क्या हुआ है देखिए, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 34, 42, 52, 64 और आपको यहाँ बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ देखें 34 से 42 में, ठीक है, तो +8 इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए 42 से 52 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो +10 इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 52 से 64 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 12 इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि +2 जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो +2 इंक्रीज़ करेंगे अगर हम 12 में तो 14 आ जाएगा, तो 14 इंक्रीज़ कर लेना आपको 64 में। ठीक है, तो 64 में अगर मैं 14 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 78। ठीक है, 78 आ जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
तो लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिया गया है कि 3:10 पर जो है वो घड़ी में कितने डिग्री का एंगल बनेगा या फिर कोण बनेगा, वो आपको बताना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है वो क्लॉक में बनते हैं और लेकिन थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखिए आपको बताना है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 3:10 में। तो देखिए इसके लिए जो है एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कोण ज्ञात करने के लिए। ठीक है, एंगल फाइंड करने के लिए जो है एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आप लोगों को याद भी हो जाएगा इसी क्वेश्चन में। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 11 × m, और m यहाँ पर क्या होती है, मिनट्स। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी वो मिनट। ठीक है, -60 × h, और h क्या होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ आवर। ठीक है, यानी कि घंटा, और डिवाइडेड बाई 2, ये जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे ये फॉर्मूला होता है, आपको बहुत बार ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो देखिए हमको जो है क्या करना है, मिनट्स की वैल्यू रखनी है और आवर्स की जो है वैल्यू रखनी है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 11 × क्वेश्चन में कितनी मिनट दी गई है, 3:10, तो 10 लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए 60 × आवर बोला गया है, आवर कितना, 3:00, ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 110 - 180, ठीक है, बट्टे 2, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, तो हमारा कोण पूछा गया था, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 35 डिग्री का कोण जो है वो 3:10 पर बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 35 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे 11 × m - 60 × h/2, जहाँ पर m होता है मिनट और h होता है क्वेश्चन में दिया हुआ आवर। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे और वीडियो जो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर जो है आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा जो है आप लोग सर्च कर सकते हो @Navy MR एग्ज़ाम। आप जो है अगर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको जो है चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसकी लिंक भी जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ठीक है, और अगर आप लोगों को नाविक जीडी और नेवी एयरफोर्स के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर जो है आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो पाएगा मैं वहाँ पर आपको जो है रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।